ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट में खुशामदीद। इस पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, ये काफ़ी कॉमन सवाल है इंटरव्यूज़ के अंदर। ये पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ होता है, कंस्ट्रक्टर की टाइप्स कितनी होती हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग इसके अंदर देख रहे होंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ये होता है, कंस्ट्रक्टर सिंपली एक मेथड, एक स्पेशल किस्म का मेथड है जिसका नाम उसकी क्लास के बराबर होता है, यानी कि जो क्लास का नाम होगा वही मेथड का नाम होगा। और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, मतलब कि इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे, ना वाइड ना कोई और टाइप इसकी रिटर्न टाइप कहलाती है, मतलब इसमें रिटर्न टाइप नहीं होती। और इसका नाम इसकी क्लास के नाम के बराबर होता है। सेम डिस्ट्रक्टर के साथ भी है, डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नाम के बिल्कुल जैसे ही होता है। कंस्ट्रक्टर जो है वो प्राइवेट भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टर पब्लिक भी हो सकता है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर की दो टाइप्स हैं। कंस्ट्रक्टर की जो दो मेन टाइप्स हैं वो हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कस्टमाइज कंस्ट्रक्टर। अच्छा, काफ़ी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कस्टमाइज़ क्या होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया क्लास के अंदर जिसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किया मैंने, तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ऐसा नहीं होता। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, मतलब अगर मैं सी शार्प यूज़ कर रहा हूँ तो सी शार्प बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर मुझे प्रोवाइड करेगी जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ और मुझे खुद से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्लास के अंदर जाके कंस्ट्रक्टर को। दूसरा होता है कस्टमाइज कंस्ट्रक्टर, जो कि डेवलपर खुद जो है वो क्रिएट करता है क्लास के अंदर। अब इसको एक्शन में देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर एक्चुअली एक्शन में क्या चीज़ है। यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर कंसोल प्रोजेक्ट है। कंसोल के प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक क्लास ऐड कर रहा हूँ जिसको हम लोग नाम दे देते हैं अकाउंट की क्लास है। ठीक है, इस अकाउंट की क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। पब्लिक इंटीजर अकाउंट नंबर, मैं इसको ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी बना रहा हूँ। ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से बनाते हैं। स्ट्रिंग अकाउंट टाइटल, और एक और मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी रख रहा हूँ पब्लिक स्ट्रिंग अकाउंट टाइप। ठीक है, अभी तक मैंने इस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया, तो अगर मैं यहाँ पर जाकर सिंपल मैं लिखता हूँ कि अकाउंट इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, ठीक है, और मैं इसको बिल्ड करता हूँ तो ये सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने, क्योंकि मैं अपनी क्लास के अंदर जाता हूँ और इस क्लास के अंदर मैंने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये वाला, ये एक्चुअली इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि मुझे सी शार्प ने प्रोवाइड किया है, क्योंकि मैं सी शार्प पे हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाके इस कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन कर दूँ पब्लिक मेरा एक्सेस मॉडिफायर, कि मेरा जो कंस्ट्रक्टर है वो पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा अकाउंट, सही है। अब मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर दिया और मैंने जैसे ही कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया तो विजुअल स्टूडियो ने मुझे ये बता दिया कि ये एक जगह रेफरेंस हुआ हुआ है। इसके रेफरेंस अगर हम चेक करेंगे तो ये वही वाला है जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया था। तो एक डिफ़ॉल्ट ये कस्टमाइज कंस्ट्रक्टर है, सॉरी, मगर ये कस्टमाइज कंस्ट्रक्टर इस टाइप का है कि इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। मैं इसमें चाहूँ तो पैरामीटर्स पास कर सकता हूँ, बट अभी इसको ऐसे रखते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा के चेक करते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर एक्चुअली कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। और उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है, सिंपल स्ट्रिंग ये प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको डिबग करूँ, स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से इसको, तो ये यहाँ पर आके ब्रेक पॉइंट पे हिट हो गया। ठीक है, ओके, काम करते हैं, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और दोबारा रन करते हैं इसको। ठीक है, मेरी एग्जीक्यूशन यहाँ पर आई। यहाँ पे आने के बाद मैं इधर गया, उसके बाद मैं इस मेथड के अंदर गया, कंस्ट्रक्टर के अंदर आया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर ने कंसोल के ऊपर ये लाइन क्लिक करवाई और मैं उस ऑब्जेक्ट से बाहर आ गया।
तो यहाँ पे हमने देखा कि हम लोग कस्टमाइज कंस्ट्रक्टर किस तरह डिफाइन कर सकते हैं क्लास के अंदर विदाउट एनी पैरामीटर्स। अच्छा, इसके अंदर इस पूरी स्टेटमेंट को मैं 2 लाइन में ब्रेक कर सकता हूँ। मतलब कि मैंने क्या किया, पहले अकाउंट का वेरिएबल डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करने के बाद फिर उसको बाद में इनिशियलाइज किया और इसका इंस्टेंस क्रिएट किया। अच्छा, इनिशियलाइजेशन और इंस्टेंसिएशन और डिक्लेरेशन, इन तीनों में क्या फ़र्क है उसको तो सा स्टडी कर लेते हैं। डिक्लेरेशन सिंपल, डिक्लेयर का इंग्लिश में लफ्ज़, इंग्लिश में जो इंग्लिश का लफ्ज़ है डिक्लेयर, का मतलब ये होता है कि ऐलान करना। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक इंटीजर ए है तो मैंने क्या किया, मैंने कंपाइलर को ये ऐलानिया तौर पे बता दिया कि ये एक वेरिएबल है ए जो कि आगे चलकर मेरे प्रोग्राम के अंदर मेमोरी एक्युपाई कर सकता है। ठीक है, मेमोरी एक्युपाई करने का मतलब ये है कि रैम के अंदर ही मेमोरी लेगा, क्योंकि ये चीज़ ऑब्वियस सबको पता होनी चाहिए कि जितने भी मेरे वेरिएबल्स बनते हैं मेरे प्रोग्राम के अंदर, बल्कि इनफैक्ट मेरा पूरा प्रोग्राम जो है वो मेमोरी के अंदर रन होता है, हार्डवेयर पे रन नहीं होता है, ये मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर रन होता है। तो जितने भी मेरे वेरिएबल्स हैं वो भी सब रैम के अंदर ही होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखता हूँ तो ये डिक्लेरेशन है, अब लिख देता हूँ मैं डिक्लेरेशन। इसका मतलब ये है कि मैंने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, बट अभी तक मेमोरी में इसकी कोई जगह नहीं बनी, अभी तक इसने रैम में जाके मेमोरी ऑक्युपाई नहीं की है। ठीक है, अगर मैं इसको डिबग करूँगा तो इसके अंदर 0 पड़ा हुआ होगा इनिशियल वैल्यू जो होती है इसकी। ठीक है, उसके बाद ये भी डिक्लेरेशन है क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये भी डिक्लेरेशन है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू। अगर मैं a इज़ इक्वल टू 0 कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, a इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो ये इसकी इनिशियल वैल्यू, इनिशियलाइजेशन कहेंगे इसको। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसकी इंस्टेंशिएशन नहीं होगी बल्कि इनिशियलाइजेशन होगी। मगर जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो इस न्यू का कीवर्ड मुझे ये बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और इस न्यू के कीवर्ड से कंपाइलर को आइडेंटिफाई होता है कि ये ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर कोई स्पेस लेने वाला है। न्यू इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग कंपाइलर को बता सकें कि जो ऑब्जेक्ट है ये मेमोरी में स्पेस लेगा, यानी कि रैम के अंदर स्पेस लेगा। और फिर उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, वो कंस्ट्रक्टर मेरे ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर इंस्टेंशिएशन भी हो रही है और साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी हो रही है, क्योंकि मैंने इस इंस्टेंस को यहाँ पर क्रिएट किया। जो मेरा ये स्टेटमेंट है ये इंस्टेंस क्रिएट करेगी, और इस इंस्टेंस को मैंने उठाकर कहाँ डाल दिया, अपने अकाउंट के वेरिएबल के अंदर डाल दिया जिसको मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन भी होगी। दोनों काम एक ही स्टेटमेंट के अंदर हो रहे हैं, मतलब मेरी इंस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है और वो इंस्टेंस इनिशियलाइज भी हो रहा है मेरे वेरिएबल के अंदर जिसको मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था। अब तक अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे हटा दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, तो जो मेरा ये लाइन है इस केस में इस पॉइंट तक मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि मुझे मेमोरी में, मुझे रैम के अंदर मेमोरी चाहिए। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करूँगा तो ये कोई मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेगा। ठीक है, तो उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी देख लेते हैं हम लोग। मैं इस लाइन को यहाँ से अनकमेंट कर दिया, मैंने इसको रन किया। ठीक है, रन करने के बाद यहाँ पर आए, अभी अगर मैं जाके अकाउंट के वेरिएबल चेक करूँगा इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, नल मौजूद है, मतलब इसके अंदर अभी तक कोई वैल्यू नहीं है। नल मतलब नथिंग। तो इसने अभी तक मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर कोई मेमोरी, रैम के अंदर कोई मेमोरी ऑक्युपाई नहीं किया, कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं किया, ये किसी भी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, जब मैं इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दूंगा, कंस्ट्रक्टर बनने के बाद अब अगर मैं चेक करूंगा तो इस अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही 3 प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये मेरा सिंपल कंस्ट्रक्टर था, कंस्ट्रक्टर की सिंपल इम्प्लीमेंटेशन थी, कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अभी देखते हैं कि लॉजिकल रीज़न क्या है कि हम लोग कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ करें। जब ऑब्वियसली सी शार्प ने जब हमको एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, मतलब कि अगर मैं इसको ना भी यूज़ करूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, या सही है।
अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो तब भी मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा, इसमें कोई मसला नहीं है। तो कस्टमाइज कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ करते हैं? कस्टमाइज कंस्ट्रक्टर लॉजिकली इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि काफ़ी सिनेरियो में हमको ये रिक्वायरमेंट होती है कि किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट उस वक्त तक ना बने जब तक ये प्री डिफाइंड इन्फॉर्मेशन मुझे ना मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट की बात करूँ तो अकाउंट उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक मेरे पास अकाउंट नंबर ना हो, अकाउंट का टाइटल ना हो या अकाउंट की टाइप ना हो। इन आवर केस, हमारे केस में भी यही है, ठीक है। तो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करूँगा किस तरीके से कि मैं ये 3 प्रॉपर्टीज़ कंस्ट्रक्टर के अंदर डिमांड करूँगा यूज़र से। यूज़र मतलब जो इस मेरी क्लास को यूज़ कर रहा होगा। इंट अकाउंट नंबर, स्ट्रिंग अकाउंट टाइटल, स्ट्रिंग अकाउंट टाइप, ठीक है। दिस डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू अकाउंट नंबर। दिस हमने लास्ट क्लास में, ये लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि दिस जो है वो मेरे करंट ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा होता है, रेफर कर रहा होता है। तो मेरे करंट ऑब्जेक्ट के अंदर मैं प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ जो कि मैं कंस्ट्रक्टर से ले रहा हूँ, यूज़र से। दिस डॉट अकाउंट टाइप आएगा, यहाँ पे अकाउंट टाइप आ गया, ठीक है। मैंने तीनों प्रॉपर्टीज़ कंस्ट्रक्टर से ली हैं और उसको अपने क्लास वेरिएबल के अंदर क्लास वेरिएबल के अंदर पास कर दिया। क्लास वेरिएबल एक तरह से इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा, ये भी इनिशियलाइजेशन ही है, ठीक है। ये भी तीनों इनिशियलाइजेशन है और ये ऊपर डिक्लेरेशंस थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक यहाँ पे लिख लेते हैं मेथड पब्लिक स्ट्रिंग प्रिंट अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। ये क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग अकाउंट नंबर, ठीक है। अकाउंट नंबर आ गया, बैकस्लैश n फॉर द न्यू लाइन करने के लिए। उसके बाद अकाउंट टाइटल के अंदर अकाउंट टाइटल आ जाएगा। उसके बाद अकाउंट टाइप के अंदर मेरी अकाउंट टाइप आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, सी शार्प ने मुझे यहाँ पर एक एरर देना शुरू कर दिया। ये एरर क्या है? देयर इज़ नो आर्गूमेंट गिवन दैट correspond टू द रिक्वायर्ड फॉर्मल पैरामीटर अकाउंट नंबर ऑफ अकाउंट डॉट अकाउंट इंटीजर स्ट्रिंग। और मुझे इंटेलिजेंस ये बता रहा है कि ये एक कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ मुझे चाहिए, जो कि अकाउंट नंबर, इस अकाउंट टाइटल और अकाउंट टाइप। क्योंकि मैं इसके अंदर कोई आर्गूमेंट पास नहीं कर रहा यहाँ से, तो इसलिए मुझे एरर दे रहा है कि भाई मैं कोई आर्गूमेंट पास नहीं कर रहा और इस तरीके कोई कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है जो कि 0 पैरामीटर लेता हो, ठीक है, 0 आर्गूमेंट लेता हो। हम लोग इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर सकते हैं यहाँ पर, बट वो हम आगे जाके देखेंगे ओवरलोडिंग कैसे करते हैं कि मैं एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दूँ क्लास के अंदर। इसी तरह से एक से ज़्यादा मेथड सेम नाम के भी हो सकते हैं। तो आगे का फर्दर टॉपिक है कंस्ट्रक्टर और मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसके अंदर, मैं इसके अंदर तीन आर्गूमेंट पास कर देता हूँ। अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट टाइटल फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग आर्ट, ठीक है। और तीसरी चीज़ है अकाउंट टाइप करंट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बन गया अकाउंट और प्रिंट डिटेल्स। ये क्या करेगा? डिटेल्स प्रिंट कर देगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ये। अच्छा, अगर मैं इसको रन करके चेक करूँ यहाँ पर अभी, तो क्या होगा कि ये मुझे कंस्ट्रक्टर हैज़ बीन इनिशियलाइज। अच्छा, इसमें स्ट्रिंग पढ़ने की क्या वजह थी उसकी? क्योंकि इसको मुझे कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर लिखना पड़ेगा। और ये ब्रैकेट
ठीक है, अब इसको रन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि कंस्ट्रक्टर से प्रिंट हुई है, कस्टमाइज कंस्ट्रक्टर कोड, जो कि कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हुआ है। उसके बाद इसने तीनों प्रॉपर्टी सेट की हैं, क्योंकि उसके बाद ये तीनों प्रॉपर्टी सेट हुई हुई थी, और फिर इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया प्रिंट के मेथड से। ठीक है, अकाउंट नंबर 1 है, अकाउंट टाइप प्रोग्रामिंग आर्ट है, अकाउंट टाइप के करंट है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है इसका वो है हमारा आज की वीडियो का, वो है डिस्ट्रक्टर्स क्या होता है। अच्छा, जैसे जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर नाम से पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्ट करते हैं मेरे ऑब्जेक्ट को, तो डिस्ट्रक्टर उस वक्त कॉल होता है जब मेरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय से मराद ये है कि जब उसका मैं उस जिस स्कोप में वो डिफ़ाइन है, जिस स्कोप में मेरा ऑब्जेक्ट डिफाइन है, जब मैं उस स्कोप से बाहर निकलूँगा तो मेरा डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, जो कि ये डिफ़ाइन करता है गार्बेज कलेक्टर को कि ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है और इस ऑब्जेक्ट में जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई है अब वो मेमोरी फ्री हो सकती है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर करने के लिए डिस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक टिल्ड सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला। उसके बाद मेरी क्लास का नाम अकाउंट, दैट्स इट, मैंने डिस्ट्रक्टर डिफाइन कर लिया। डिस्ट्रक्टर लॉजिकली जिस वक्त यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऐसी क्लास है जो कि डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है और डेटाबेस का कनेक्शन ओपन होता है उसके अंदर, और मैं ये चाहता हूँ जब भी मेरे क्लास डिस्ट्रॉय हो तो मेरा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो क्लोज हो जाए, जो मेरा कनेक्शन है वो क्लोज हो जाए। या मैंने कोई फाइल रीडिंग की कोई सर्विस बनाई है और मैं ये चाह रहा हूँ जैसे मेरी क्लास डिस्ट्रॉय हो, मेरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो, सॉरी क्लास नहीं ऑब्जेक्ट, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो तो जो मेरी फाइल है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो वो सारा काम हम लोग डिस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली एक लाइन प्रिंट करवाऊँगा ये देखने के लिए हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा, और वो है डिस्ट्रक्टर एज बीन कॉल। ठीक है, अच्छा, डिस्ट्रक्टर को कॉल करवाने के लिए एक स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो मैं इफ यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर स्कोप की डिफिनेशन के लिए। क्योंकि अब ये स्कोप डिफाइन हो गया कि इफ़ के अंदर मेरा अकाउंट जो है वो मौजूद है, जैसे मैं इस इफ़ से बाहर आऊँगा तो मेरा डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्शन में देख लेते हैं अब। सॉरी, मैंने ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया जब भी कॉल नहीं हुआ। ओके, ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको दोबारा रन करते हैं। जैसे मैं बाहर निकला यहाँ से तो क्या किया इसने, डिस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, और डिस्ट्रक्टर ने जो भी इसमें डिस्ट्रक्टर के अंदर मैंने काम करवाना है वो मैं डिस्ट्रक्टर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कलेक्शन क्लोज करवाना है, फाइल ओपन है, फाइल क्लोज करनी है, किसी सर्विस से कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि वो सर्विस ओपन है, सर्विस को क्लोज करना है, तो ये सारे काम लोग डिस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इसको कम्प्लीटली रन कर लेते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर के बाद मेथड कॉल हुआ, मेथड के बाद डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, सही है। तो आज इस रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कस्टमाइज और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या होता है, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और इंस्टेंसिएशन ये क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरी चीज़ ये चेक की डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, और कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का लॉजिकल रीज़न क्या है डिफ़ाइन करने का, लॉजिकली क्यों डिफ़ाइन किए जाते हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।